Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we will solve the questions of test series 1 lecture number 2. तो स्टार्ट करते हैं. तो जो भी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है. तो प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द क्वेश्चन 20 मीन्स. तो क्वेश्चन 20 तक हमने डिस्कस किया था. इसमें से एक क्वेश्चन बचा था हमारा क्वेश्चन नंबर 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 को आज डिस्कस करते हैं. तो कंसिडर द सीक्वेंस मीन्स हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है और हमें ये चेक करना है कि कौन से इसमें से ट्रू है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर an बाउंडेड अबो है बाय √2 या फिर an कन्वर्जेंस है और वो कन्वर्ज कर रहा है 2√2 पे या an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो कन्वर्ज कर रहा है √2 पे. तो पहली चीज तो हमें बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम क्या होता है. बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम से दैट कि अ सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन इट ऑलवेज कन्वर्जेंट. यानी कि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड प्लस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है. और अगर वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होता है वो हमेशा उसकी सुप्रीमम पॉइंट होती है. और अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो जो उसकी इन्फीमम पॉइंट होगी उसी पॉइंट पे हमारा जो भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करता है. ठीक है. तो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम. बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम पहला कंडीशन क्या है कि जो an है या तो इंक्रीजिंग होनी चाहिए या तो फिर an डिक्रीजिंग यानी कि मोनोटोन सीक्वेंस होना चाहिए. और सेकेंड an जो है वो बाउंडेड होना चाहिए. और अगर बाउंडेड है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये कन्वर्ज करती है हमेशा सुप्रीमम ऑफ an. और अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये हमेशा इन्फीमम ऑफ an पे कन्वर्ज करती है. अब हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है कि an इज इक्वल टू 1/2 an प्लस 2/an. अब पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. ठीक है, पहले हम ये चेक करते हैं. तो हमारे पास जो गिवन है वी हैव कि जो a1 है वो हमारे पास दिया है 2. क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन √2 और जो an है वो ग्रेटर देन 0 है और फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन 1. अब ये an ग्रेटर देन 0 है मीन्स सारे सीक्वेंस के जो टर्म्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे. नाउ an प्लस 1 माइनस √2. अब सपोज हम ये कंसिडर करते हैं. अब an प्लस 1 माइनस √2. अब an प्लस 1 की वैल्यू क्या है. an प्लस 1 हमारे पास डिफाइन किया है कि 1/2 an प्लस 2/an माइनस √2. अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये होगा an. अब ये देखो ये इसके साथ an आ जाएगा और ये 2n तो ये हमारे पास हो जाएगा an स्क्वायर. फिर उसके बाद ये माइनस 2√2 क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और एक टर्म तो ये वाला बचेगा. ठीक है, तो प्लस 2 अपॉन में ये 2 इंटू an. अब इस सीक्वेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ और नहीं बल्कि an माइनस √2 का होल स्क्वायर है क्योंकि an का स्क्वायर माइनस 2an यहां पे an भी होगा. ठीक है, तो 2 इंटू an √2 और फिर √2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 हो जाएगा. ठीक है, अब ये हमारे पास सीक्वेंस मिल रहा है और ये हमारे पास नीचे आ रहा है 2an. अब ध्यान से देखना 2 ग्रेटर देन 0 है. an हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि जो an की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ये स्क्वायर है यानी कि ये जो टर्म है ये हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो देयरफॉर जो an प्लस 1 की वैल्यू है ये ग्रेटर देन हमेशा √2 हो जाएगी.
तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट हो गया कि जो an+1 है वो हमेशा ग्रेटर देन √2 है। अब इसका हमें यूज करना है, इस टर्म्स का हमें यूज करना है। तो यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं, अगर मैं कह रहा हूं सारे सीक्वेंस अगर ग्रेटर देन √2 है तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो an है वो ग्रेटर देन √2 होगा। और इसी को और अच्छे से लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं an² की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाएगी। तो इस रिजल्ट का हमें यूज करना है, ठीक है, क्योंकि हमें शो क्या करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम कंसिडर करते हैं नाउ an+1 अपॉन an, ठीक है। अब an+1 अपॉन an करेंगे तो an+1 अपॉन an की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 an+1/an, ठीक है। ये हमारे पास डिफाइन किया है, ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस को डिफाइन किया। अब अगर हम सपोज an से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 1 अपॉन an आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, अगर इस an को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये हमारे पास an कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा 1/2 1 + 2/an²। अगर इस an को मल्टीप्लाई कर देंगे तो an से an कैंसिल और ये an का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये जो टर्म है हमने प्रूव क्या किया था कि जो an² है, जो मतलब an² है, ये हमेशा ग्रेटर देन √2 होगा। तो देयरफॉर जो अगर इसका यहां पे 2, तो ये 2 अपॉन an², यानी कि ये जो वैल्यू है हमेशा लेस देन 1 होगी। यानी कि इस टर्म को, ये टर्म को मैं क्या कह सकता हूं कि ये लेस देन 1 है। तो देयरफॉर द गिवन वैल्यू इज लेस देन 1/2 1 + 1। दैट मीन्स ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये लेस देन 1 है। तो देयरफॉर an+1 इज लेस देन an, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यानी कि ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि an+1 टर्म यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है हर एक an से लेस देन है। तो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया कि जो an है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमने शो किया कि जो an की वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन √2 है। और हमने ये भी शो किया कि जो an है वो कैसे सीक्वेंस है, an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मैं कह रहा हूं कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो, और ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है, तो जो सीक्वेंस होगा वो हमेशा कहां कन्वर्ज करेगा, उसके इन्फिमम पे कन्वर्ज करेगा। मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये कैसा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब कन्वर्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि an+1 अगर सपोज कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रहा है तो an+1 पे भी, मतलब जो an+1 है वो भी कहां कन्वर्ज करेगा 1 पे। यानी कि जो इसमें अगर मैं कोई और फाइनाइट टर्म भी ऐड कर देता हूं तो भी उसके कन्वर्जेंसी पे डिपेंड, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हमारे पास जो डिफाइन किया है an+1 वो 1/2 an+1/an, ये इस तरीके से दिया है। तो सपोज अगर इसकी लिमिट L हो जाएगी तो ये 1/2 L + 2/L। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2L, ये 2L² हो जाएगा और यहाँ पे ये L² + 2। तो देयरफॉर L² की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू ±√2। बट हमारे पास जो लिमिट है वो, अब सारे सीक्वेंस कैसे है, पॉजिटिव है, सारे सीक्वेंस पॉजिटिव है, तो ये जो सीक्वेंस है किसी पॉजिटिव टर्म पे ही कन्वर्ज करेगा, यानी कि L की वैल्यू √2 है। अब दूसरी बात, ये सीक्वेंस हमने बाउंडेड कैसे शो किया, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो मेरी सीक्वेंस है ये n पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं सारे सीक्वेंस मेरे पॉजिटिव है, यानी कि ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन पॉजिटिव है। और दूसरी बात, ये जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब मैं कह रहा हूं कि जब मेरा a1 था, an की वैल्यू क्या है 2, a2 अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास 1/2 1 + 2/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 1/2 और ये हो जाएगा 2, यानी कि
सॉरी कुछ, तो 1/2 यहाँ पे an यानी कि 2 ये पुट करेंगे तो ये 2/2 यानी कि कैंसिल होके 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1.5। अब मैं कह रहा हूं ये मेरा जो लास्ट टर्म है वो 2 है। अब क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी 2, और उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो रहा है। और सीक्वेंस कैसा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब ये कम होगा। बट मैंने पहले ही कर दिया है कि सारे सीक्वेंस मेरे पॉजिटिव है, यानी कि जो सीक्वेंस के जो टर्म होंगे ना वो 2 से लेके कहां तक होगा, 0 से लेके होगा। क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसी तरीके से कम होगा, और 2 से लेके मैक्सिमम वैल्यूज की कहां तक जाएगी, 0 तक। क्योंकि सारे सीक्वेंस कैसे हैं, तो सारे सीक्वेंस कैसे ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस है। मतलब यहां से बाउंडेड भी है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड है तो बाय बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम हम ये कह सकते हैं सीक्वेंस कन्वर्ज होगा, और कन्वर्ज होगी तो इसकी कुछ लिमिट एग्जिस्ट होगी, और उसी लिमिट को अप्लाई करके हमारे पास एल की 2 वैल्यू आई, एक आई +-√2। तो प्लस वैल्यू तो हो सकता है बट माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सीक्वेंस कैसे हैं, पॉजिटिव है। हमारे पास रिजल्ट होता है कि इफ इच an इज ग्रेटर देन 0 तो जो उसकी लिमिट होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो IIT जैम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। सीक्वेंस में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है, अगर हम ऑप्शन पे आए तो ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और कन्वर्ज हो रहा है √2 पे। तो देयरफॉर A, B, C ऑप्शन रॉन्ग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 ये लिमिट का क्वेश्चन है कि साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैं डिस्कस किया था, जो लेक्चर नंबर 38 या 37 में, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और उसकी हमने एक लिमिट भी निकाली थी। तो यहां पे सिर्फ इसका क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। अब ध्यान दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 to नेगेटिव साइन mod x अपॉन mod x, अरे साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसे हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और वही डिनोमिनेटर में भी। अब ध्यान सुनो, x की वैल्यू -1, 0 और 1, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर निगेटिव साइड से अप्रोच करी मतलब x की वैल्यू यहां कहीं होगी, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर इसकी वैल्यू इससे थोड़ी भी छोटी हो जाए ना तो वो उससे जो सबसे छोटी, मतलब इससे छोटी जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ी इंटीजर होनी चाहिए। मतलब 0 से छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, तो 0 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, -1, क्योंकि बहुत सारे इंटीजर है, बट इससे छोटे में जितने भी इंटीजर होंगे उनका सुप्रीमम लेना, यानी कि -1। तो देयरफॉर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल -1 हो जाएगी, और यहां पे भी -1। बट यहां साइन -1 तो माइनस साइन 1 लिख सकते हैं, तो -1 कैंसिल, यानी कि सिंपल साइन 1 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो LHS है वो कितना आ रहा है, -1। अब नेक्स्ट लिमिट, जब हम 0 से थोड़ी भी आगे जाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं 0 से थोड़ा भी आगे जाऊं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पे, और ये वैल्यू भी कहां चली जाएगी, 0 पे। बट हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि साइन x/x अगर 0 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी कि दोनों लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है। या फिर हम इसे एल ऑपिटल रूल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे 0 तो दोनों डेरिवेटिव कर देंगे तो cos x अपॉन 1 हो जाएगा, और cos x पे जब 0 अप्लाई करेंगे तो वो 1 होगा। तो देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू आ रही है साइन 1 और इसकी वैल्यू आ रही है 1, जो कि इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर इसकी जो फंक्शन है वो क्या नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑप्शंस को। सिर्फ लिमिट पूछा है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी, नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए, बट यहां पे सेम नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि f r से लेके r तक एक कंटिन्यूअस फंक्शन है विथ p ग्रेटर देन 0, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड p है। और पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, अगर सपोज किसी फंक्शन का पीरियड p है, सपोज f एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेट f इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड द पीरियड ऑफ फंक्शन इज p,
देन अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है और उसका सपोज पीरियड पी है, तो देन एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पी. नाउ बाय यूजिंग दिस we will solve the given question. Let f is a R to R be a continuous function. Now here we will use the Leibniz rule. तो यहाँ पे हम Leibniz rule का यूज करेंगे. Leibniz rule ये क्या कहता है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई a of x है और यहाँ पे कोई b of x है और ये f of t into dt. इसका डेरिवेटिव करना है d by dx. ठीक है, तो अगर अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो देन let f r be a continuous function. यहां पे मैं किसके बारे में पूछा है कि आइडेंटिटी फंक्शन है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, g बिलोंग करेगा नाइदर कंटिन्यूअस. ठीक है, चलो हम ये निकालते हैं. अगर अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो लेबनिट्ज रूल ये कहता है कि पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लो. ठीक है, तो b ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे जो b ऑफ x है वो दिया है x प्लस पी और जो यहाँ पे a ऑफ x है वो दिया है x. अब x प्लस पी का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो कांस्टेंट है 0 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. और यहाँ पे ये जो लिमिट है उसको अप्लाई कर दो, यानी कि f ऑफ t को रिप्लेस कर देंगे जो भी अपर लिमिट होगी, माइनस ये जो लोअर लिमिट है इसका डेरिवेटिव लेना है. तो लोअर लिमिट के प्लेस पे क्या है x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 और उसके बाद जो लोअर लिमिट है उसको t से रिप्लेस कर देंगे. तो यहां पे आ जाएगा f ऑफ, इसको x से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, बट f इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड f इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो देयरफॉर f ऑफ x प्लस p इज नथिंग बट f ऑफ x माइनस f ऑफ x. तो देयरफॉर ये जो वैल्यू थी ये किसकी वैल्यू है, g ऑफ x की वैल्यू है, यानी कि g ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो कितना आ रहा है 0. और किसी भी फंक्शंस का अगर डेरिवेटिव 0 है तो देयरफॉर g ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि जो g ऑफ x है उसके बारे में पता चल गया ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है. अब वी नो दैट कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ बाउंडेड वेरिएशन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इंटीग्रेबल, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ रीमान इंटीग्रेबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, उसके डेरिवेटिव भी होता है, मतलब सब कुछ होता है. ठीक है, डिफरेंशिएशन. अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. पहले कह रहा है कि क्या आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये रॉन्ग क्योंकि ये फंक्शन आइडेंटिटी नहीं होगा. सेकंड कह रहा है कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होगा. हाँ, तो ये फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल भी होता है. कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल मतलब जो उसके डेरिवेटिव है वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए. तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 और 0 इज नथिंग, 0 क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है. क्या जी ये भी यही कह रहा है कि g कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि g कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है. ये कह रहा है कि नाइदर कंटिन्यूअस नॉट इंटीग्रेबल, बट वी नो दैट कि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, इंटीग्रेबल, बाउंडेड वेरिएशन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस सब कुछ रहता है. देयरफॉर तो ये ऑप्शन रॉन्ग. अब क्वेश्चन नंबर 23 ये डायगोनलाइजेबल पे है. तो डायगोनलाइजेबल के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सारी वीडियो देख सकते हैं, 1 से लेकर 38 तक के वीडियो में बहुत बार मैंने डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन वगैरह बताया. तो डायगोनलाइजेबल के बहुत सारे रिजल्ट है जिसका आप यूज करके डायगोनलाइजेबल चेक कर सकते हैं. अब इसके लिए एक तो डायरेक्ट है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर इसके डायगोनल एलिमेंट इसके आइगन वैल्यू हो जाएंगे. और अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है. तो ये तो डायगोनलाइजेबल हो गया, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग. ऐसे ए, सी और डी ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं. अब यहां पे ध्यान दो, ये भी है तो इसके 2 आइगन वैल्यू आ रहे हैं और दोनों आइगन वैल्यू क्या है, 1 1 है. तो जब सेम आइगन वैल्यू होते हैं तो हमें चेक करना होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होंगे क्या वो आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ देयर एवरी आइगन वेक्टर, मतलब उसके कि जो आइगन एवरी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू देयर आइगन वैल्यू
मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो क्या होनी चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मान लो कोई आइगन वैल्यू सेम हो गया, तो उस आइगन वैल्यू की जो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। तो वो चेक करते हैं। अब अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो जो आइगन वैल्यू रिपीट हो रहा है, और करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब ये उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होंगे क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी ए मैट्रिक्स है माइनस लैम्बडा इंटू आई, उसका हम जो सॉल्यूशन स्पेस होगा, सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन अगर अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो गया तो हम कहते हैं वो डायगोनलाइजेबल है। तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोस में आप देख सकते हो, मैंने निकालना कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन। सॉल्यूशन स्पेस के डायमेंशन को हम कर्नल स्पेस भी कहते हैं। उसी को हम जो उसकी डायमेंशन होगी उसी को हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं किसी भी आइगन वैल्यू का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इस टाइप के क्वेश्चन पे हमने सॉल्व किए हैं कि अगर कभी भी कोई भी मैट्रिक्स को फॉर्म किया गया हो इस तरीके से कि उसमें एक तो स्केलर मैट्रिक्स और एक बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स को ऐड करके अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं, तो इस मैट्रिक्स फॉर्म बाय यूजिंग स्केलर एंड बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स, दैट इज इट इज द सम ऑफ स्केलर एंड बैकवर्ड स्केलर। तो याद रखना है सिंपल, अगर कोई भी मैट्रिक्स, मान लो यहां पे जो ये एंट्री है स्केलर मैट्रिक्स ए और यहां पे ये एक बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स है बी, तो इसके दो केस होते हैं। एक केस होता है जब ये इवन होगा, यानी कि इसकी ऑर्डर है वो इवन, और एक केस में जब इसकी ऑर्डर होगी ऑड। तो यहां पे हम लोग इवन वाला केस लिखते हैं, यहां पे ऑड वाले केस को लिखते हैं। यहां पे ऑड वाले केस को लिखते हैं। अब इवन वाले केस में क्या होगा कि n जो है ये को सपोज कोई इवन नंबर होगी। अब इवन नंबर में n/2 टाइम्स इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो a प्लस बी, a प्लस बी, ऐसे कितने टाइम्स होगी? तो n/2 टाइम्स होगी, और n/2 टाइम्स इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे? a माइनस बी। बट ऑड में इसके पास जो a प्लस बी है ये कितने टाइम्स होगा? ये टोटल n प्लस 1/2 टाइम्स होगा। बट जो a माइनस बी है ये कितने टाइम्स होंगे? n माइनस 1/2 टाइम्स। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट पूछा है, तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे? जितने भी आइगन वैल्यू होंगे उन सारे आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट ले लेंगे। यानी कि इस मैट्रिक्स का यूज करके हम आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी यूज करके हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। तो हमें क्या करना है? सिर्फ a देखना है। तो a यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू 3 है, यानी कि एक आइगन वैल्यू होगी 2 प्लस 3 और एक आइगन वैल्यू होगी 2 माइनस 3। 2 प्लस 3 यानी कि एक आइगन वैल्यू होगा 5 और एक आइगन वैल्यू होगी माइनस 1। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5, यानी कि 3 टाइम्स आइगन वैल्यू 5 होगी। अरे सॉरी, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 7 है, ठीक है। तो 4 टाइम्स आइगन वैल्यू 5 होगा और 3 टाइम्स आइगन वैल्यू -1 होगा। अब 3 ऑड है, यानी कि -1 सिर्फ साइन चेंज करेगा। ऑड है तो इसकी साइन हो जाएगी माइनस, और ये 5/4। 5/4 कितना हो जाएगा? 625, क्योंकि इसकी कितने आइगन वैल्यू होंगे? 5। मतलब जो डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? λ1, λ2, λ3 से लेकर λ7 तक। तो इसकी एक आइगन वैल्यू 5 है और एक आइगन वैल्यू -1। ये कितने टाइम्स होगी? 4 टाइम्स, यानी कि 5/4 इंटू ये कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स, यानी कि -1/3। तो ये हो जाएगा -625। तो देयरफॉर जो ऑप्शन नंबर तो यहां पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो, अरे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अगर ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर ए, तो ट्रेस ए ट्रांसपोज का ए के इक्वल होगा,
या फिर ए बी अगर 0 है तो देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन 2n होगा, या फिर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेस टू एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें से कौन सा फॉल्स होगा? यहाँ पे ट्रू नहीं पूछा है, अब फॉल्स पूछा है। अब मैं कह रहा हूं कोई मैट्रिक्स है, सपोज 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? ए बी सी डी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो ये हमारे पास क्या होगा? ए सी, कुछ रॉन्ग लिखा है, ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं सपोज पी क्यू आर एस, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू आर एस। अब ध्यान दो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज का सम करूं तो क्या आ रहा है? ए प्लस टी। इसके ट्रांसपोज का प्लस करो तो भी ए प्लस टी आ रहा है। या फिर कोई मैट्रिक्स लू, ये पी एस है और यहाँ पे पी एस है, यानी कि ट्रांसपोज में डायगोनल सेम नहीं होता। जैसे कि अगर एक 1 0 2 3 ले रहा हूं, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लू तो क्या होगा? 1 2 3 0। तो ये जो मेरा डायगोनल एलिमेंट है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ऐसे 3x3 हो, 4x4 हो, हर एक मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज में डायगोनल चेंज नहीं होता, तो देयरफॉर ट्रेस में कोई भी इफेक्ट होगा नहीं। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि ये हमेशा इक्वल होता है। तो ये ट्रू है, लेकिन हमारे पास यहाँ फॉल्स पूछा है, देयरफॉर ये रॉन्ग। अब सेकंड ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट अगर ए बी का 0 है तो क्या ए और बी के जो सम का रैंक है, मतलब ए का रैंक प्लस बी के रैंक का जो सम लेंगे, क्या वो लेस देन 2n है? तो यहाँ पे हमें यूज करना है फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी का। अब फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी ये कहता है कि जो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन द रैंक ऑफ ए बी प्लस एन, इससे लेस देन होता है, बट इसकी रैंक तो 0 है, तो देयरफॉर ये लेस देन एन होगा, और एन हमेशा किससे लेस देन होता है? 2n। तो देयरफॉर द रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन 2n। तो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें फॉल्स फाइंड करना है। अब कह रहा है कि ए बी का रैंक बी ए के रैंक के इक्वल होगा। अब दोनों मैट्रिक्स ही इक्वल नहीं होते। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स ही, तो यहां पे हम सिंपल ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि ए बी 0 हो बट बी ए हो सकता है 0 ना हो, या फिर ए बी नॉन 0 हो, एग्जाम्पल नहीं भी मिलता है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब दोनों, अगर ये केस पॉसिबल है, इसका मतलब दोनों का रैंक भी डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर मैट्रिक्स 0 है तभी उसका रैंक 0 होता है, अदरवाइज उसकी रैंक ग्रेटर देन 0 होगी। बट ऐसे एग्जाम्पल है कि जिनमें ए बी तो 0 होता है बट बी ए 0 नहीं होता, या फिर ए बी नॉन 0 है बट बी ए 0 हो, तो देयरफॉर इन दोनों का रैंक सेम नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं कुछ ए बी ये टाइप का, और एक मैट्रिक्स ले लूं सपोज 0 A 0 0। अगर ये टाइप के मैट्रिक्स अगर हम फाइंड करते हैं तो देखो ये A है और ये B, दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये देखो ये जो सेकेंड वाला टर्म है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये 0 0, और यहाँ पे फिर से ये सेकेंड वाले टर्म के लिए कुछ है यहाँ पे नहीं, तो मतलब जो ए बी है ना वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बट बी ए में ऐसा नहीं हो रहा, बी ए नॉन 0 मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पहले एंट्री के लिए 0, सेकेंड एंट्री के लिए क्या आ रहा है? ए बी, और बाकी तो ये 0 0। तो देयरफॉर दोनों का रैंक सेम है? नहीं। तो देयरफॉर ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हम फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये इन जनरल है, तो इस टाइप के जितने भी मैट्रिक्स होंगे उनका रैंक कभी भी सेम नहीं होगा, मतलब यही ऑप्शन क्या है? राइट है। तो देयरफॉर डी ऑप्शन तो इन जनरल ट्रू है कि अगर हम किसी कांस्टेंट को बाहर निकलते हैं तो वो हमेशा पावर में ए रेस टू जो भी मैट्रिक्स की पावर मतलब ऑर्डर होगी, तो देयरफॉर ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा करेक्ट होता है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 26 की लेट ए अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है रैंक n का विथ रियल एंट्री, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये जो एग्जांपल है आपको ये इसका सॉल्यूशन जो हमने 60 डे चैलेंज लिए उसमें से किसी एक वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को, और वहां से आप सॉल्व करते हैं। बाकी इसका आइडिया ऐसे है कि ax इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन फॉर एनी बी, तो ये ट्रू नहीं है। हम एक मैट्रिक्स ले सकते हैं एक 4x4 ऑर्डर का, अरे 3x4 ऑर्डर का, और एक बी एक ले लेंगे 1 0 0 0, तो वो आप देख सकते हैं
फिर इससे क्या होता है कि इसके पास हर एक बी के लिए सॉल्यूशन, मतलब ये मतलब मैट्रिक्स का रैंक भी n होगा, ठीक है, मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा n, बट जरूरी नहीं है कि हर एक बी के लिए उसके पास सॉल्यूशन होगा। सेकेंड ये कह रहा है कि ax इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। ये तो ऑब्वियसली है कि ये क्या है, स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होता, तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो उसके होमोजीनियस इक्वेशन के पास हमेशा सॉल्यूशन होता है। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ax इज इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन देन इट इज यूनिक, तो ये तो ट्रू है क्योंकि मैट्रिक्स का रैंक कितना है n। अब रैंक n है और अगर सॉल्यूशन होगा तो रैंक ऑफ a किसके इक्वल होगा? उसके एगुमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब रैंक a एगुमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल है और वही उसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो देयरफॉर मैट्रिक्स की कैसी होगी? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है कि जितनी मैट्रिक्स की रैंक होगी वो किसके इक्वल होना चाहिए? एगुमेंटेड मैट्रिक्स के, और वो इक्वल होना चाहिए जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ पे जो n है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि देखो ये यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। बाकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके ये हम तो इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाई, यहाँ पे y के प्लेस पे आइडेंटिटी, अरे i के a के प्लेस पे क्या ले लेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका यूज करके इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 तो काफी सिंपल है। हमें पता है कि अगर सपोज कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो अगर उसमें हम कितना भी पावर करते हैं, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स या फिर अपर ट्रायंगुलर, तो जो इसकी डायगोनल एंट्री होगी उस पर हमेशा क्या लगा देना? उसका पावर लगा देना, ठीक है। तो यानी कि जो इसका ट्रेस होगा वो तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, तो यानी कि 2 पे 2/40 प्लस 2/40 प्लस 3/40, इसे ऐड करेंगे तो 2/40 बना जाएगा और ये हो जाएगा 3/40, यानी कि ये हमारा आंसर है। तो देयरफॉर अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 38 प्लस 1 39 प्लस 2 41 और ये 3/40, यानी ये ऑप्शन राइट होगा, बाकी ए बी सी ऑप्शन रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 28, ये काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। मैंने 60 डे चैलेंज की वीडियो में कई बार इस मैट्रिक्स का जिक्र किया है कि ये कंपेनियन मैट्रिक्स है। अब कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं काफी डिटेल में आपको बता चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कंपेनियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, तो एक्चुअल में अगर जैसे ये कंपेनियन मैट्रिक्स समझ में आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है वो हमेशा उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के इक्वल होती है। एक तो आप इसका यूजुअल मेथड से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, बट अगर आपको कंपेनियन मैट्रिक्स को डिटेल में पता है तो आप इसका डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? एक्स क्यूब। अब ये होता कैसे? कोई भी एक ट्रायंगल के नीचे क्या होंगे? 1 1 होंगे, और उसके बाद ये जो एंट्री होती है ये कांस्टेंट की एंट्री होती है रिवर्स ऑर्डर में। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो एक्स क्यूब, साइन चेंज करके ये लिखना है, ये कोएफिशिएंट होता है यहां से, यानी कि ये प्लस है तो -3x², फिर ये 2 है तो -2x और ये -1, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा और यही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी होता है। तो कंपेनियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई कंपेनियन मैट्रिक्स है तो देन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल मस्ट बी सेम। और जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो एंट्री होते हैं, मतलब जो कोएफिशिएंट होते हैं, वो हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि ये 1 1 है, अभी ये 1 1 यहां भी हो सकता है, ये 1 1 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 1 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो 1 यहाँ पे खत्म होता है, यहां से ये जो है ना, इसे हम इस तरीके, मतलब ये कांस्टेंट, ये a0 का कोएफिशिएंट होता है, मतलब ये a0 होता है, ये a1 और ये a2। ऐसे अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स का है तो ये a0 a1 a2 सॉल्व अप टू an-1, और उसके बाद जो an का कोएफिशिएंट होगा, an का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये हमेशा एक मोनिक पॉलिनोमियल है। अब मोनिक पॉलिनोमियल इसके लिए क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल भी होता है, एंड वी नो दैट कि मिनिमल पॉलिनोमियल मस्ट बी मोनिक पॉलिनोमियल ही होता है। तो देयरफॉर ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी हो जाएगा। तो देयरफॉर तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है?
एक्चुअल में कुछ गड़बड़ दिख रहे हैं, और इसे हम उल्टा लिखते हैं कि ये एक्स क्यूब माइनस, ये यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो एक्स माइनस 2x माइनस 3, तो देयरफॉर ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो अगर ये हमारे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 आप खुद कर सकते हो कि ए मैट्रिक्स है, सिर्फ ये ए ट्रांसपोज दिया और एक उसका कॉन्जुगेट है। अब दो इसका कॉन्जुगेट निकाल देंगे। कॉन्जुगेट मतलब ये ए प्लस 1 प्लस आई हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस आई हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि वो प्योरली इमेजिनरी है, उसके सारे आइगन वैल्यू, या सारे आइगन वैल्यू रियल हैं, तो उसके बाद ये फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना इस सीरीज का। अब ध्यान दो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी पॉलिनोमियल होगा उसका कितना होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1, जब भी लॉग आएगा उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा 1, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा 1। बट यहाँ पे z/n नहीं दिया, यहाँ पे n फैक्टोरियल दिया। तो n फैक्टोरियल के लिए क्या मतलब 1 प्लस z स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z/n फैक्टोरियल को 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस z/4। तो जो n फैक्टोरियल वाला टर्म होगा, यानी कि z1 z3 और z1 z2 z6 z24, उसके कोएफिशिएंट 1 होंगे, बाकी सारे कोएफिशिएंट क्या है 0। तो an की वैल्यू या तो 1 आ रही है तो 0, बट हम हमेशा क्या लेते हैं सुप्रीमम वैल्यू, तो देयरफॉर सुप्रीमम वैल्यू क्या है 1, तो देयरफॉर ऑप्शन बी राइट होगा, बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 31 में रेसिड्यू फाइंड करना है एफ ऑफ जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और किस पॉइंट पे फाइंड करना है, ए आई पे। तो हम ये कैसे फाइंड करते हैं, तो लिमिट z टेंडिंग टू ए आई किस पॉइंट पे फाइंड करना है, ए आई पे। तो अगर हम इसका फैक्टर निकाले तो इसे हम, तो ये क्या हो जाता है यहां पे z माइनस ए आई का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसे करेंगे तो ये जेड आई z प्लस ए आई का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सिंपल ये जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं जेड प्लस आई जेड माइनस आई। तो जेड प्लस आई का स्क्वायर होगा और जेड माइनस ए आई का, मतलब ए आई जेड माइनस ए आई और जेड प्लस ए आई का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर, और यहाँ पे ये देखो ये कितने ऑर्डर का पोल है, 2 ऑर्डर का, तो यहाँ पे हम उससे n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो देयरफॉर ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सर इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देयरफॉर द लिमिट z टेंडिंग टू ए आई, अगर अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि z प्लस ए आई, यानी कि ऊपर -2, ये डायरेक्ट आना चाहिए आपको z प्लस ए आई का होल क्यूब। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये ए आई प्लस ए आई कितना हो जाएगा 2ai, तो 2ai का अगर हम क्यूब लेंगे तो 2⁻3 8, a का क्यूब और आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी -i। अब ये -i माइनस माइनस कट, यहां पे ये, यानी कि ये 1/4a³i, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1/4a³i। तो यहाँ पे a क्यूब वाला तो कोई टर्म ही नहीं है, देयरफॉर जिसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि किसी में भी क्यूब वाला टर्म नहीं आ रहा, देयरफॉर इसका नन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड माइनस साइन जेड बाय जेड फॉर नॉन जीरो and f of 0 is equal to 0, then f of z has a 0 at z is equal to 0 of order, यानी कि इसके 0 की ऑर्डर पूछ रहा है। तो 0 के ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक तो ये है कि हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर ले, और जिस पॉइंट पे वो नॉन जीरो आ जाए, मतलब जिसको 0 पुट करने पे उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, तो हम क्या करेंगे उस ऑर्डर का ये 0 हो जाए, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसका एक्सपांशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास टर्म क्या दिया है, एक तो cos z माइनस साइन z बाय z, ठीक है। अगर मैं cos z का एक्सपांशन लिखूं तो cos z का एक्सपांशन क्या होता है 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z⁴ बाय 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से टर्म चलेंगे, माइनस 1 बाय z, और साइन z का टर्म्स कैसे होते हैं
तो z माइनस z3/3 फैक्टोरियल प्लस z⁵5/5 फैक्टोरियल और इस तरीके से चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये z कैंसल, तो यहां से 1 कैंसल हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो ये z² है और यहाँ पे ये भी z कैंसल होके z², तो यानी कि इसके पास z² के टर्म से स्टार्ट होंगे। तो हम क्या करते हैं, वो जो z² टर्म के कॉमन ले लेंगे, तो यानी कि जो टर्म्स होंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे z² इस तरीके के टर्म होंगे। ठीक है, मतलब हम इसे एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ से z² कॉमन ले लेंगे। तो इस तरीके का जो फॉर्म होता है ना, क्योंकि अब ये 2 ऑर्डर का है, यानी कि अगर मैं इसको 2 बार डेरिवेटिव करूं ना, तो इस पे पुट करने पे जो आंसर होगा वो नॉन जीरो आएगा। तो यहाँ पे सिंपल हम ये पहला टर्म कॉमन ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर z है प्लस z/² इस तरीके का टर्म है, तो हम z को कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 इस तरीके से आएगा, क्योंकि अगर इसमें 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो। तो यहाँ पे जो भी पावर होता है वो हमारा ऑर्डर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर, यानी कि इसके पास 0 है कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की। देयरफॉर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग। अब रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर का मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ये 6 है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 6 है। बट इसको डिवाइड करना 9 से। ठीक है, तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, तो 6 यहां पे मैं क्या दिया है, 16 दिया है। ठीक है, 16 2016 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो भी आता है वो हमारे पास हमेशा रिमाइंडर होता है, और यहाँ पे 9 से। तो एक काम करते हैं, हम 16 ले लेते हैं। तो अगर मैं 16 को यहाँ पे 7 से माइनस करूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। सही है ना, क्योंकि अगर मैं 16 माइनस 7 करूंगा तो 9 से डिवाइड होगा। तो देयरफॉर अब मैं 16 पे कितना पावर लगाना है, 2016। तो ऐसे यहाँ पे 7 पे कितना पावर लगा देंगे, 7016। अब हमें पता होता है कि 7 का जो साइकिल होता है वो कितना होता है, 4 का। तो साइकिल किस तरीके से चलती है, पहले 7 का 1 पावर पे 7 के 2 पावर पे 9, 7 के 3 पावर पे 3 और 7 के 4 पावर पे 1, यानी कि 7 1 7, फिर 9 7 जा 63 तो 3, और फिर 3 7 जा 21 तो 1 लेते हैं। यानी कि ये रिमाइंडर 1 पे, ये रिमाइंडर 2 पे, रिमाइंडर 3 पे, रिमाइंडर 4 पे, तो ये तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो देयरफॉर जब हम 16:2016 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो देयरफॉर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग। ये कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिक्स ओवर F2 द फाइनाइट फील्ड विथ 2 एलिमेंट। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर सपोज हमें n क्रॉस n का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालना है, कि कितने नंबर ऑफ n क्रॉस n के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे ओवर Fp। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है p⁻n−1 सॉल्व अप टू p⁻n−1, यानी कि p⁻n−1 p⁻n−1 p⁻n−p p⁻n p² से लेके सॉल्व अप टू p⁻n−1। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि F2 पे निकालना है, और 3x3 मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि n3। तो यानी कि स्टार्ट कहां से होगा, 2³ -1 2³ -2 और 2³ -2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये हो जाएगा 7 और ये 8 6 और ये 4। तो 7 6 जा 42 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 8 4 6 जा यानी कि 168। तो देयरफॉर 168 इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि F2 फील्ड का यूज करके हम कितना 3x3 मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, 168। तो देयरफॉर बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 35, तो सिंपल रिजल्ट है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है जी को, तो ए इनवर्स बी ए रेस टू एन किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स बी रेस टू एन ए के इक्वल होता है। बट ये ए के ऊपर एन लगा दिया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। ए बी अगर एलिमेंट है फाइनाइट ग्रुप के अंदर, तो ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल होता है, बट ये कह रहे नहीं होता है। अरे तो ये हमेशा इक्वल होता है, इक्वल होता है, देन ए बी में नॉट बी इक्वल। हाँ, तो ये इन जनरल नहीं होता, देयरफॉर तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दे ए बी, हाँ, तो ये फाइनाइट ग्रुप के अंदर
ए बी और बी ए का ऑर्डर हमेशा सेम होते। थर्ड कह रहा है कि अगर ए बी एलिमेंट है ग्रुप के अंदर तो देन एक्स जी एक्स इनवर्स ऑर्डर ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल होता है? ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होता है। बट ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एक्स, तो ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है कि ए बी अगर स्क्वायर, तो ये हमारे पास रिजल्ट है कि अगर ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है तो जी अबेलियन होना चाहिए। तो बट ये कह रहा है मे नॉट बी, तो देयरफॉर ये रॉन्ग। तो देयरफॉर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36, ये सब अप्लाइड के क्वेश्चन है, तो ये सब आप कर सकते हो क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको सॉल्विंग पार्ट रहता है। तो ठीक है, हम पार्ट ऑफ सी का डिस्कस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पार्ट सी के डिस्कस करते हैं जब तक टाइम है, और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान सुनो। क्वेश्चन नंबर 41 ये पार्ट सी का क्वेश्चन है कि अगर डी एक्स वाई मिनिमम एक्स वाई है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में कि अगर डी एक्स वाई मिनिमम है तो ये कभी भी मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि अगर सपोज -1 और 1 ले लो तो -1 का मिनिमम क्या हो जाएगा? -1। बट जो डिस्टेंस है कभी भी नेगेटिव ही नहीं होता। तो देयरफॉर ये रॉन्ग, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस की पहली प्रॉपर्टी है कि डी एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि जब भी x to n माइनस वाई टू n अगर ये पावर ऑड है तो ये हमेशा मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म करता है, बट अगर इवन है तो कभी मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म नहीं करता। यानी ये राइट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। किस लिए रॉन्ग होता है? क्योंकि जो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि x इज इक्वल टू वाई, अरे कि डिस्टेंस जो है किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस 0 इक्वल तब होते हैं जब वो पॉइंट ही इक्वल हो, और ये जाहिर सी बात है किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तभी सेम होगा जब वो दोनों पॉइंट सेम हो। तो देयरफॉर डी ऑप्शन रॉन्ग। अब लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, अगर मैट्रिक्स स्पेस का कोई भी बुक उठाते हो तो ये एकदम स्टैंडर्ड एग्जांपल, या फिर आपके नोट्स में भी रहता है। जब अगर आप जो भी आप एमएससी करते हो, एमएससी में या फिर बीएससी के जो थर्ड ईयर रहता है आपको, उसमें मैट्रिक्स स्पेस में ये रिजल्ट रहता है ये कि अगर सपोज कोई डी अगर एक मैट्रिक्स स्पेस है तो इस तरीके का जो अगर हम मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन करेंगे तो ये हमेशा मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म करता है, यानी कि चार ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो देयरफॉर ये भी मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म करेगा। अब 42 इसे हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके करते हैं। इसमें क्या करना होता है कि अगर सपोज हमारे पास गिवन क्या है कि L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 + 1 बाय होल रेज टू n + 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग अप्लाई करने के बाद होता ये है कि ये जो n वाले टर्म्स है वो यहाँ आ जाएंगे, और उसके बाद ये log 1 + n हो जाएगा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टर्म होता है ना, वो क्या होता है n + 1। जब हम इसका एक्सपांशन ओपन करेंगे तो ये 1/n फिर -1/2n, मतलब इस तरीके के इसके टर्म चलते हैं। अब होता क्या है कि जब मैं यहाँ पे से मतलब इसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये n से n मतलब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसकी लिमिट कितनी आएगी? 1। तो देयरफॉर यहां से ये log L की लिमिट 1 आ रही, तो देयरफॉर L की लिमिट कितनी आ जाएगी? तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? E। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं कि ये जो 1 + 1 बाय होल रेज टू n है, तो यहाँ पे सिंपल n + 1 था, तो n + 1/n का लिमिट निकालो, या n/n तो डायरेक्टली वो 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर दोनों के आंसर E ही आएंगे। इसमें ये n² है, अगर हम वहां मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऊपर n² आ रहा है, नीचे n आ रहा है, तो जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर n आ गया। अब ऊपर n आ गया तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, बट ये कह रहा है 1, तो ये रॉन्ग। इसमें कह रहा है कि पहला मतलब बाहर n है, और ये जो log n अप्लाई करेंगे वो स्टार्ट हो रहा है 1/n² से, और आगे के टर्म तो और कम होंगे। तो जब n मल्टीप्लाई करूंगा तो n और n² से कैंसिल होकर नीचे 1/n होगा, और आगे के टर्म क्या होंगे? 1/n²। इस तरीके से मतलब सारी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो मतलब टोटल कितना होगा? 0। अब मैं कह रहा हूं कि अगर log L की वैल्यू 0 हो रही है तो L की वैल्यू कितनी होगी? e⁻0 = 1। तो देयरफॉर यानी कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर ABD ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही आप क्वेश्चन ये भी चेक कर सकते हैं। तो टाइम बहुत हो गया, इसके लिए आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। पहले ये दो क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि ये भी डाइवर्जेंट करता है। ये सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये 6⁻n और ये 5⁻n, तो इसकी जो पावर है बहुत ही हाइयर है, यानी कि रेट ऑफ कन्वर्जन से हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये क्या होगा? ये कन्वर्जेंट होगा। बाकी इसे भी हम डाइवर्जेंट चेक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर ये विच ऑफ द फॉलोइंग सेट काउंटेबल बोला, तो काउंटेबल के लिए अब ध्यान दो, ये √2 तो यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं रखता है, सब डिपेंड करेगा x, क्योंकि जितने नंबर ऑफ यहाँ होंगे
बस उसी के साथ ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितने टर्म्स है? रैशनल। और उसी को मैं हर एक टर्म को मैं कह रहा हूं मेरे पास 10 टर्म है और उसी 10 टर्म को मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रहेंगे तो 10 टर्म ही ना, तो देयरफॉर ये काउंटेबल है। ये कह रहा है कि x1 से लेके xn तक है और n कुछ फाइनाइट नंबर है जिसमें हर एक xi बिलोंग कर रहा है 2 से, तो 2 2 2 2 कितने टाइम्स है? अब ये एंट्री तो 2 ही है ना, और 2 कितने टाइम्स है? n टाइम, यानी कि 2n होगा, तो ये तो कुछ फाइनाइट ही होगा, यानी कि ये भी होगा। अब इसमें ध्यान दो, ये m मेरे पास एक इंटीजर्स है, यहाँ पे 2n ये भी इंटीजर्स है, तो यानी कि मैं अब ये भी रैशनल ये भी रैशनल, मैं जो भी टर्म बनाऊंगा वो भी रैशनल में ही आएंगे। मैं इसको भी कंपेयर कर सकता हूं। अब 0 1 के अंदर जितने भी इरेशनल नंबर, अब 0 1 के अंदर जो इरेशनल होंगे वो कितने वो उसी के इक्वल होंगे जितने रियल के अंदर इरेशनल होंगे। किसी एक छोटे इंटरवल के अंदर भी उतने ही इरेशनल नंबर होते हैं जितने कि एक बड़े इंटरवल के अंदर, जैसे कि आर के अंदर इरेशनल होते हैं। तो देयरफॉर ये भी क्या होगा? अनकाउंटेबल। तो देयरफॉर ए बी सी ऑप्शन राइट है, बाकी डी ऑप्शन रॉन्ग है। तो जो बाकी के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी जो अप्लाइड का सेक्शन है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। हम 45 से लेके 60 तक जो भी रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न अलजेब्रा और जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस से हम डिस्कस करेंगे। बाकी अप्लाइड के क्वेश्चंस को मैं आपको या तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो, या फिर आप वो खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड के क्वेश्चंस में आप जितना सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और इसमें से अप्लाइड सेक्शंस में आपको सिर्फ वही पार्ट करने हैं जो कि ज्यादा हार्ड नहीं, आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। और एग्जाम में आपको अगर आते भी हैं तो आप उसी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें जो कि इजी होंगे। जो भी हार्ड क्वेश्चंस है उसे आपको सिलेक्ट करके तो सिर्फ आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि डायरेक्ट रिजल्ट बेस पे होंगे, या फिर जिनकी कैलकुलेशन बहुत इजी है और आपको पक्का यकीन है कि आप उसको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। थैंक यू।